यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी को सबसे पहले आप सभी को बधाई देती हूँ कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर जो लोग बधाई के पात्र थे, कुछ लोगों का नाम छूट गया था गलती से, उसके लिए मैं पहले से भी माफ़ी मांग रही हूँ। पर जैसे राधा दीदी थी, उनका नाम मैं लेना यहाँ पर भूल गई थी। विकास भैया थे, तो पहले ही आज मैं क्लास से पहले ही उनका नाम ले रही हूँ। बाकी जो भी लोग छूटे हैं, और बहुत ढेर सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, जो इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी मैं यहाँ से मतलब आभार व्यक्त करती हूँ और उन सबको थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया। जो इनडायरेक्टली सपोर्ट किए, जो डायरेक्टली सपोर्ट किए, सबको मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और आप सबके ही कारण ये 1K इतनी जल्दी कंप्लीट हो गए, तो आप सब लोग ये इस बधाई के पात्र हैं। उसी मतलब ये उसके आगे की ये सीरीज़ है। जैसा कि अभी तक भूगोल की क्लासेज, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही थी, उसका अगला पार्ट, जैसे कि अभी तक मैंने सब कुछ जितना कुछ पढ़ाया बहुउद्देशीय, और लास्ट में जो मैंने पढ़ाया आपको, उसके आगे अब मैं यहाँ पर मिट्टियाँ पढ़ाने जा रही हूँ आज। तो जैसे आपको दिख रही हैं मिट्टियाँ, कि मिट्टी का आगे मिट्टी वाला नोट्स है इसमें। तो इसमें जो आज मैं मिट्टी की परिभाषा बताने से पहले आपको इतना इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है, ये पीसीएस में और आरओ में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ तक कि आईएएस में भी यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए। आप जब बैक ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इनको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पर सिर्फ खेल पॉइंट का है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप इन्हें एक पॉइंट इधर उधर हुआ, जो दशमलव है वो इधर उधर जरा सा भी हुआ तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मिट्टी बताने से पहले, जैसे कि ये देख रहे हैं, तो ये मिट्टी के प्रकार हैं कि इतने प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे आपकी बजरी जैसे थोड़ा सा बड़ी होती है, तो उस हिसाब से बजरी जो होगी वो 5.000 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण होंगे। जो भी कण होंगे वो 5.000 से अधिक व्यास वाले कण होंगे। तो अब ये बजरी कैसी होगी, जो आप शायद मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, तो रोड पर जो गिट्टियां पड़ती हैं, जो गिट्टी से छोटी एक बजरी आती है रोड पर डालने के लिए, वही ये बजरी है। ठीक है। फिर उसके बाद एक उसके नीचे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं जैसा आपको बार बार इस पर जोर दे रहे हूँ कि ये ही याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कितने व्यास वाले कण होते हैं। तो जैसे बजरी का यहाँ पर दिया गया है 5.00, आप याद कर सकते हैं। इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कितने पॉइंट के बाद कितने जीरो इसमें लगे हैं। ठीक है। तो मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण होंगे। फिर उसके बाद आता है बारीक बजरी, मतलब कि इस बजरी से छोटी बजरी, जो आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बजरियां आती हैं एकदम महीन। अभी इससे भी, क्योंकि अब महीन होती चली जाएंगी, तो वो होंगी 2.00 मिलीमीटर से 5 पॉइंट, ये अधिक थी, ये 5.000 से मिलीमीटर व्यास वाले कण से कम ही होंगी, इससे अधिक अब नहीं जा सकती। तो ये कौन सी बजरी आपकी कहलाएगी? बारीक बजरी कहलाएगी। कौन सी बजरी कहलाएगी? बारीक बजरी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर फिर उसके बाद आता है कि मोटी बालू। अब आप बालू भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक अपने ही छत पर डलवाई जाती है बालू की बालू, तो वो बारीक बालू होती है। फिर उसके अलावा एक मोटी बालू आती है, तो वो उसका जो व्यास है वो है 0.200 मिलीमीटर। ये याद करना बेहद जरूरी है आपके लिए। और ये 5-6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार बस आपको अगर मिट्टी में ये याद कर लिए तो एक प्रश्न आपका यहाँ से हर हाल में पूछा जाता है, पीसीएस में और आरओ में, यहाँ तक कि आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो जैसे मोटी बालू जो होगी वो आपकी क्या होगी? 0.200 मिलीमीटर से 2.00 मिलीमीटर तक, इतने व्यास के बीच वाले जो होंगे वो मोटी बालू होगी। ठीक है। फिर आती है बारीक बालू। अब ये बालू वो वाली बालू है जो अपने छतों पर जब लिंटर पड़ता है तो ये वाली बालू यूज की जाती है। तो इसका व्यास होता है 0.020 मिलीमीटर से लेकर 0.200 मिलीमीटर व्यास वाले कण तक। ठीक है। तो इतनी ये बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला प्रश्न पूछा गया है, चिकनी मिट्टी वाला कई बार प्रश्न पूछा गया, 1-2 बार नहीं कई बार पूछा गया। गाद वाला आपका कई बार पूछा गया है। यहाँ पर बजरी वाला कई बार पूछा गया। ये इक्का दुक्का बार पूछे गए ये दो कि बारीक बजरी और मोटी बालू कैसी है। तो जैसे अब गाद की बारी आती है, तो ये 3 आपके लास्ट वाले जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से मिस मत करना कि इनका जो भी व्यास है ये याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात आती है गाद की। तो गाद जो होगी वो कैसी होगी? तो जो मिट्टी से मतलब वो वाली मिट्टी, जैसे हम मिट्टी भिगो देते हैं, जैसे घर
गांव पर आप लोग देखते हैं कि गांव के लोग अपने घर बनाने के लिए मिट्टी को 3 से 4 दिन पहले भिगो दी जाती है, उसमें पानी डाला जाता है। फिर जैसे पुरानी पिक्चर ऋषि कपूर की थी, मुझे याद नहीं है, प्रेम रोग था या कुछ, उसमें जैसे वो वहाँ पर मिट्टी पैरों से, फिर उसको पैरों से खूब पूछते हैं, मतलब उसको रगड़ते हैं अच्छे से ताकि वो गाद बने, ताकि उसको जहाँ चिपकाया जाए वो चिपके मिट्टी। तो इस तरह ये गाद वाली मिट्टी क्या है, 0.002 मिलीमीटर से 0.020 मिलीमीटर व्यास वाले कण के हैं, ठीक है। इसका जो शुरू का होगा इसमें ये लास्ट में हो जाएगा, मतलब इससे ऊपर की ये नहीं होगी, इसके ऊपर के व्यास वाली ये मिट्टी नहीं होगी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है चिकनी मिट्टी, ये चिकनी मिट्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी बैकयार्ड सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप घटना चक्र का, चाहे आप अरिहंत का या शिल्पी का, कोई भी सब में मतलब अब प्रश्न पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न तो एक ही रहते हैं, तो सब में ये प्रश्न दिए गए हैं कि इसका क्या है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, घोल के पी लीजिएगा, ऐसा मतलब बोला जाता है कि घोल के पी लीजिएगा। तो 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण, 0.002 या 2 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, चिकनी मिट्टी कहलाएंगे। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि याद कैसे इनको किया जाए, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि याद कैसे किया जाए। तो आप पहले दो याद करिए, कौन कौन से दो, सब मतलब बजरी याद करिए, सबसे इसमें बड़ा क्या है, बजरी है। तो कितना है, 5.00 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले, क्या है 5.00 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण जो भी होंगे वो बजरी कहलाएंगे। फिर सबसे लास्ट वाला याद करिए, सबसे लास्ट वाले में क्या है कि 0.002 मिलीमीटर व्यास वाले से कम, वहाँ पर सबसे अधिक है और यहाँ पर सबसे कम। तो पहले सबसे अधिक और सबसे कम वाला याद करिएगा। तो सबसे अधिक वाला क्या है, 5.00 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले, सबसे कम वाला क्या है, 0. अब ये जो इसमें 3 जीरो पीछे थे, ये सारे 3 जीरो आगे आगे, ऐसे आप मोटा सा दिमाग लगाएंगे कि ये सबसे अधिक था तो इसके पीछे ज़्यादा जीरो लगे, ये सबसे कम है तो इसके आगे कम, मतलब आगे जीरो लग गया, तो जाहिर सी बात है संख्या छोटी हो गई। तो क्या है, 0.002, ठीक है। तो तीनों जीरो क्या हो गए, आगे हो गए। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं ऐसे। फिर आप चाहे इससे उठाकर इनको मिलाते चलिए या आप इसको उठाकर इनको मिलाते चले जाइए, बात एक ही पड़ेगी। आपको ये 2 पॉइंट याद करना ही पड़ेगा। अगर ये 2 पॉइंट याद हो गए तो बीच के जो 4 पॉइंट बचते हैं ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि 5 के बाद आप क्या लाएंगे, 2 लाएंगे, फिर 2 से जाएंगे और 5 तक जाएंगे कि 2.00 मिलीमीटर से 5.00 मिलीमीटर तक के व्यास वाले। अब 5.00 मिलीमीटर व्यास वाले से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो एक जीरो पहले आ गया, 0. फिर 2 और फिर 2 जीरो आ गए, वहां से लेके आप फिर इसको नीचे पूरा उतार दीजिएगा, क्या होगा 2.00 मिलीमीटर व्यास वाले कण। फिर आप इसको उठाकर यहाँ, फिर आप क्या करेंगे, हर इसका आगे वाला बदल जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें फिर आया 0, फिर इसका एक 0 आगे ला दीजिए तो 0, फिर 2 0, तो ऐसे फिर मिलीमीटर व्यास वाले। और फिर इसको उठाकर, मतलब इससे फिर बड़ा नहीं है क्योंकि ये इससे छोटा है, फिर इसको यहाँ पर लाएंगे क्या, 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर व्यास वाले, ठीक है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आएगा क्या, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या है, 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ये आपको याद करना ही करना है, मतलब इनसे आप अब कतरा नहीं सकते कि अरे ये कैसे याद हो, ये याद करने ही पड़ेंगे, ये याद करने ही हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मिट्टी की। तो मिट्टी की क्या बात करेंगे कि मिट्टी, सबसे पहले तो मिट्टी किसे कहेंगे, सबसे बड़ी बात, मैं परिभाषा तो यहीं से हमेशा शुरू करती, लेकिन आज मैं लास्ट में लेकर आई कि मिट्टी किसे कहेंगे। तो पृथ्वी के पपड़ी की वह ऊपरी परत जिसमें जीवाश्म और खनिजांश मिले होते हैं मिट्टी कहलाती है। अब जीवाश्म खनिजांश ये क्या है, तो जीवाश्म जैसे आप जीव जंतु जब मर जाते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं, पृथ्वी के पपड़ी की ऊपरी सतह पर सबसे पहले ही मिलते हैं, ठीक है। और खनिजांश जैसे खनिज लवण आपके होते हैं तो वो कहाँ मिलेंगे, मिट्टी पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई किसकी, मिट्टी की परिभाषा हो गई। यहाँ पर आप एक छोटा सा चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप छोटा सा एक चित्र बना सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको मिटाती हूँ। यहाँ पर आप छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, मतलब समझने के लिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक ऐसे आप चित्र बनाइए, क्या बनाए, चित्र बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके हैं ह्यूमस हैं, यहाँ पर क्या है, ह्यूमस है, यहाँ पर क्या है आपके, फिर उससे छोटे छोटे होंगे, ठीक है, क्या है,
उससे छोटे छोटे होंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, और छोटे छोटे कण आएंगे। यहाँ पर कण तो आएंगे लेकिन बहुत पास पास में आएंगे। फिर यहाँ पर क्या होंगे, कण दूर दूर हो जाएंगे आपके। फिर सबसे नीचे क्या, एकदम छोटे छोटे कण आ जाएंगे आपके। यहाँ पर ऐसे समझिए, 1 मिनट, ये जैसे मान लीजिएगा क्या है, ये आपकी मूल चट्टान है। क्या है, ये आपकी मूल चट्टान है। क्या है, मूल चट्टान है। हाँ, तो मूल चट्टान कैसे बनेगी, तो जैसे आप मान लीजिएगा यहाँ से चट्टान बनना शुरू हुई, तो यहाँ पर एकदम गुच्छे गुच्छे चारों तरफ से कण ये वो सब मिले हुए हैं, ऐसे ऐसे सारे कण, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या किस में मिला हुआ है। ठीक है, फिर इसके नीचे जब आते हैं, और जब नीचे आए तो थोड़ा सा ये क्या हुआ है, थोड़ा सा यही चीज दूर दूर हुई, मतलब कण तो हुए लेकिन क्या हुए, दूर दूर हुए, ऐसे ऐसे हो गए। फिर इसके नीचे जब आए तो और कण दूर हुए, और कण क्या होते गए, बड़े होते गए। जब कोई चीज दूर आपसे होती जा रही है, जैसे आप कण अब बिखर रहे हैं ना, तो ये आप बड़े होते जा रहे हैं। जब एक ही में चिपके थे तो एकदम चिपके थे, फिर ये बड़े, फिर यहाँ पर और बड़े हो गए, तो ये क्या हो गए, मूल कण हो गए। किसके, मूल चट्टान के कण हो गए ये। और इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये मूल चट्टान हो गई। यहीं से अब आपकी सारी क्रिया शुरू हो जाती है। इसी से मूल चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, तो यहीं से मूल चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी की कहानी तो बहुत लंबी है। जैसे कि बताई जाए कि मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे आपको बताया जाए कि मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, तो मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, अपशिष्ट मिट्टी और स्थानांतरित मिट्टी होती है। तो अपशिष्ट मिट्टी किसे कहेंगे, जब मूल चट्टान पर ही मिट्टी का निर्माण होता है तो ऐसी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। तो जैसे जब मूल चट्टान पर, ये जैसे मूल चट्टान थी, यहीं पर मिट्टी का निर्माण हो जाए, ये जो मूल चट्टान थी यहीं पर मिट्टी का निर्माण हो जाए, तो क्या कहेंगे, इसे अवशिष्ट मिट्टी कहेंगे। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन कौन सी होती है, अवशिष्ट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी और स्थानांतरित मिट्टी। क्या होती है, स्थानांतरित मिट्टी। ठीक है, तो जब मूल चट्टान पर ही मिट्टी का निर्माण हो जाए तो ऐसी मिट्टी को क्या कहेंगे, अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत की लावा मिट्टी, जो दक्षिण भारत की लावा मिट्टी है, तो वो क्या है, मूल चट्टान से ही, बड़े बड़े वहाँ मतलब मूल चट्टान से वो मिट्टी निकली। कौन सी, लावा मिट्टी, क्योंकि जब वो लावा बन के बड़े बड़े काले काले पत्थर उभरे तो उन्हीं से क्या हुआ, लावा मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, और स्थानांतरित मिट्टी किसे कहेंगे, चलिए देख लेते हैं स्थानांतरित मिट्टी क्या है, किसे कहेंगे। स्थानांतरित मिट्टी आप ऐसे लिख लीजिएगा, स्थानांतरित मिट्टी जब मूल चट्टान पर नदियों द्वारा लाए गए, इसे क्या कहेंगे, जब मूल चट्टान, जो मूल चट्टान है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या थी, मूल चट्टान थी, तो मूल चट्टान पर नदियों द्वारा क्या लाए गए, अवसाद लाए गए। जो अवसाद लाए गए, क्योंकि अवसाद कैसे आए, बह कर आए, तो स्थानांतरित होकर आए ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदियों द्वारा बहाकर अवसाद गाद सब लाए गए, तो उसे क्या कहेंगे, स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे। ठीक है ना, आप ऐसे मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिएगा, जब मूल चट्टान पर, जब मूल चट्टान पर, जब मूल चट्टान पर नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के, अवसाद के निक्षेप से, अवसाद के निक्षेप से मिट्टी का निर्माण होता है। जिस मिट्टी का निर्माण होगा, जिस मिट्टी का निर्माण होगा, जिस मिट्टी का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे। अब इतनी बात आपको मिट्टी के विषय में बता दी गई। और मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की हो गई। तो ये तो मिट्टी की बात हो गई कि मिट्टी, अब मिट्टी में कौन कौन 2 प्रकार है, तो जैसे आपकी क्षारीय मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। तो क्षारीय क्या होगी और अम्लीय क्या होगी, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आते हैं मिट्टी कौन कौन सी होती है, भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी होगी। ठीक है, तो अम्लीय के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने होंगे, तो जैसे अम्लीय के आधार पर देखा जाए तो अम्लीय के आधार पर मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। तो जैसे आप देख लीजिएगा अम्लीय के आधार पर, या आप पहले अम्लीय क्षारीय जान लीजिएगा क्या होता है। तो जैसे जो आपका पीएच मान होता है, क्या होता है, पीएच मान, ये बीच में जो 0 होता है, फिर 0 से इधर जाएंगे तो 7 तक जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक पैरामीटर होता है, और फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। ठीक है, तो बीच में जो होगा वो क्या होगा,
उसमें जैसे आप कोई जल ले लें, जैसे जल का मान क्या होगा, ना तो वो अम्लीय होगा ना तो वो क्षारीय होगा, क्या होगा, वो उदासीन होता है आपका, उदासीन होता है। तो अम्लीय और क्षारीय, जैसे अम्लीय मिट्टी किसे कहेंगे, तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मिट्टी के ऊपर, जो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी तो उन क्षेत्रों का क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है वहां पर चूना पाया जाता है। तो चूना क्या हो जाता है, गल जाता है या मिट्टी के अंदर नीचे चला जाता है, तो उससे क्या होता है, परतों पर चला जाता है। तो चूने विहीन इस मिट्टी को क्या कहेंगे, अम्लीय मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय मिट्टी कहेंगे। और जो चूना विहीन मिट्टी नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, उसे क्षारीय मिट्टी कहेंगे। बस इतना आप मोटा मोटा समझिए। फिर उसके बाद आते हैं, बात करते हैं मिट्टी। तो भारत की सबसे बड़ी मिट्टी या सबसे अधिक स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी आपकी, तो अब उसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं भारत की मिट्टी, ठीक है, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी। अब भारत की मिट्टी के कितने, भारत की मिट्टी शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ की कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, आप लिख लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अब इसके सारे कहानी गाथा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानिए कि भारत की सबसे बड़ी मिट्टी है, यह बहुत ज़्यादा स्थान पर फैली हुई, भारत के लगभग 40% यही पाई जाती है। 40% ये पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आपके 40% भाग पर क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 40% भाग पर क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कहा जाता है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, इसे भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कहा जाता है। तो इसे समझने के लिए, ये कई प्रकार में बंधी होती है, तो इसे समझने के लिए आप एक चित्र बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। एक बार देखते हैं हम कैमरे पर पूरा सही से आ रहा है कि नहीं। तो इसे बनाने के लिए एक ऐसे चित्र, मतलब ये कहाँ से, ये पहाड़ है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से नदियाँ आती हैं, यहाँ से क्या आएंगी, नदियाँ आएंगी आपके ऐसे। तो यहाँ से क्या आई, नदियाँ आई, नदियाँ जल लाई साथ में, अपने जल के साथ साथ क्या लाएंगी, तो बहुत कुछ लाएंगी। तो जैसे बड़े बड़े पहले क्या लाएंगे, अवसाद लाती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये बड़े बड़े हैं तो इन्हें क्या कहेंगे आप, भांवर कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, भांवर कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर और थोड़ा छोटे छोटे आएंगे, जहाँ पर नदियों का पानी दिखाई नहीं देता है, उन्हें क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। जहाँ पर पानी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये मिट्टी ऊपर होती है और नीचे से पानी निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और छोटे छोटे कण, मतलब ये कण, अब क्योंकि पहले तो बड़े बड़े कण लेके आई नदियाँ, अब वो कण क्या हुए, कटते जा रहे हैं। तो ये जब आगे बढ़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये अपने आप में अब यहाँ पर क्या होंगे, और छोटे कण होते जाएंगे। इससे थोड़ा सा छोटे कण बनाएंगे आप तराई के बाद, तो क्या आएगा, बांगर आएगा आपका, बांगर, ठीक है। और उसके बाद एकदम छोटे छोटे कण एकदम ऐसे जुड़े जुड़े आप बनाएंगे, तो क्या बनेगा, ये नवीन मिट्टी या नवीन जलोढ़ या खादर जलोढ़ इसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके नीचे भी, अब सबसे नीचे क्या आएगा आपका, डेल्टा आता है। क्या आता है यहाँ पर, एकदम नन्ना 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 नन्ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा आपका। क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो ये मिट्टी तो आपको बिल्कुल क्रम से याद करनी है। सबसे पहले भांवर, फिर तराई, फिर बांगर। सबसे पुरानी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, बांगर। फिर खादर, सबसे नवीन मिट्टी खादर, क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी हमेशा पाया जाता है, मतलब हर साल नदियों का जल यहाँ पर पहुँचता है, या पहाड़ का जल यहाँ तक पहुँचता है खादर में, तो इसीलिए इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। और फिर डेल्टा सबसे उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। तो इनकी कहानी ऐसे शुरू करते हैं, जैसे ककरीली पथरीली अनउपजाऊ, यहाँ पर कुछ भी नहीं उपजेगा, क्योंकि ये कितने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ककरीली पथरीली अनउपजाऊ जलोढ़ जो मिट्टी होगी उसे भांवर कहते हैं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड की मिट्टी या बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मिट्टी आती है कौन, भांवर क्षेत्र। इसे कौन सी मिट्टी कहेंगे, भांवर क्षेत्र में नहीं नदी दिखाई देती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो आपको नदी दिखाई देगी इन पर। कहीं कहीं जैसे आप नदियों में जाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर ये नदी दिखाई देती है। फिर उसके बाद आपका कौन सा क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र आता है। जहाँ से नदी दिखाई देने लगती है उसे वहीं से तराई जलोढ़ कहने लगते हैं। शुरू में तो दिखाई देती है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर दलदली होने के कारण यहाँ पर नदी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। फिर तराई के बाद यहाँ पर क्या आता है, बांगर क्षेत्र आता है आपका। बांगर क्षेत्र जो होता है, बांगर क्षेत्र जलोढ़ आती है, यह पुरानी जलोढ़ होती है। यहाँ पर बाढ़ का पानी
हर साल नहीं पहुंचता, इसीलिए इसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। तो आप बांगर को पुराना कैसे याद करेंगे? तो जैसे भंगार कहते हैं ना, भंगार जो वो कबाड़ लेने वाले आते हैं उनको भंगार बोलते हैं, तो वो यही बोलते हैं ना, पुराना टूटा फूटा लोहा जो भी, तो पुराना वहीं से आप याद कीजिए कि भंगार लोग घर में क्या लेने आते हैं, पुराना टूटा फूटा लोहा लेने आते हैं। तो बांगर पुरानी, सबसे पुरानी जलोढ़ कौन सी है? तो बांगर है। और सबसे नवीन जलोढ़ कौन सी है? तो खादर नई जलोढ़ होती है। यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, यह उपजाऊ भी है, ठीक है, यहाँ पर ये उपजाऊ भी है। क्या है? ये उपजाऊ भी है। और डेल्टा सबसे महीन और उपजाऊ जलोढ़ मानी जाती है। जो डेल्टा क्षेत्र है ये सबसे महीन है, क्योंकि यहाँ पर एकदम आते आते कण बचते ही नहीं, बस एकदम नन्हे नन्हे, जैसे बालू भी नहीं बचते एकदम, और उससे भी महीन यहाँ पर कण आते हैं। ये सबसे महीन और उपजाऊ जलोढ़ होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपकी काली मिट्टी की। काली मिट्टी से पहले जैसे आप लाल मिट्टी पढ़ लेंगे, तो लाल मिट्टी क्या है? दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी है। तो क्या पढ़ेंगे आप? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में बहुत कुछ खास नहीं है, आप ऐसे भी जान लें थोड़ा सा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। यह अधिक ताप और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। क्या है? यह अधिक ताप जहाँ और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये लोहा युक्त मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है? मिट्टी में लोहा रहता है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पास विमुख ढलानों पर ये बृहद मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, जो लाल मिट्टी है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? लाल मिट्टी। अब आते हैं, बात करते हैं आपकी कौन सी? काली मिट्टी की। काली मिट्टी क्या है? ये काली मिट्टी है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे रेगुन नाम से जाना जाता है। कपास इसी में होता है, तो कपास के नाम से भी इसे जाना जाता है, रेगुन नाम की मिट्टी। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। ये मिट्टी दक्षिण भारत के लावा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र, वहाँ लावा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी पाई जाती है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर जितने भी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आपके यहाँ पर क्या पाई जाएगी? तमिलनाडु, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यह ह्यूमस युक्त मिट्टी होती है। ये क्या होती है? ह्यूमस युक्त मिट्टी होती है। और इसका अन्य नाम भी है, जैसे ह्यूमस के कारण नहीं, लावा के कारण पानी पड़ने पर बहुत चिकनी हो जाती है और सूखने पर एकदम दरारें पड़ जाती हैं। इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। जब इससे दरारें पड़ जाती हैं तो एकदम ऐसे लगता है जैसे हल से इसे जोत दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई? काली मिट्टी हो गई आपकी। काली मिट्टी भारत में तीसरे नंबर पर पाई जाती है। क्या है? भारत में तीसरे नंबर पे काली मिट्टी पाई जाती है आपकी। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी आपकी होगी? जलोढ़ मिट्टी। फिर आपकी होती है दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी। फिर तीसरे नंबर पे आपकी आएगी काली मिट्टी। क्या आती है? काली मिट्टी। इन तीन मिट्टियों के बारे में आप इतना ही जान लीजिएगा, इससे ज़्यादा मतलब फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बताया। इतने से ही आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी कि ये कौन, पहले तो भारत की कौन से नंबर की है? सबसे बड़ा प्रश्न यही पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के किस नंबर की है। तो ये सबसे बड़ी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। 40% भाग पर लगभग पाई जाती है। बाकी 60% भाग पर जितनी भी मिट्टियाँ, लगभग 8 मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, तो उनमें से बाकी सारे, क्योंकि लाल मिट्टी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, काली मिट्टी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती। काली मिट्टी में कपास के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं कि कपासी मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी होती है। तो मिट्टियाँ तो कई प्रकार की हैं। तो जैसे आप जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इनके बारे में जैसे डिटेल में जानने के लिए कल वीडियो बनाएंगे। अभी तो आज ही इतना ही वीडियो है, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान का मैच आने के कारण मैं बहुत ज़्यादा इसे तैयार नहीं कर पाई थी, तो उसके कारण आज छोटा सा ही लेक्चर आपके पास पहुंच पाएगा। तो आज इतने से ही, अभी बाकी जितनी सारी मिट्टियां बची वो मैं आपको कल के लेक्चर में सारी कंप्लीट कर दूंगी। मैंने सोचा था कि एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगी, पर भारत पाकिस्तान का मैच आने के कारण मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाई थी इन्हें, क्योंकि आपको समझाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे पढ़ाना तो मैं पढ़ा दूंगी सारी मिट्टियाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समझ में भी आनी चाहिए मिट्टियाँ की लेटेराइट मिट्टी कौन सी होती है, पर्वतीय मिट्टी कौन सी होती है, रेगुन मिट्टी या काली मिट्टी के विषय में और भी जानकारियाँ भी हैं जो मैं आज थोड़ा सा स्किप कर दी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तैयार करके नहीं आ पाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर आप लोगों का इतना ही रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर पर, और तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।
और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिए, अपने से छोटों से प्यार करते रहिए। और बस अब भारत तो जीती गई है मैच, तो थोड़ा सा उत्साह भी था, तो उत्साह में चीज़ें कुछ भूल भी जाती हैं कि हाँ, अब जब अपनी कोई चीज़ मनपसंद की हो जाती है तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है और लोग अपनी मतलब उत्साह में बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हो पाने के कारण मैं मतलब माफ़ी भी चाहती हूँ कि लंबा लेक्चर नहीं हो पाया। बाकी जितनी भी मिट्टियाँ बची उन्हें मैं कल बहुत अच्छे से हो सकेगा कि मैं सारी मिट्टियाँ एक साथ फिर से पढ़ा दूँ, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका ये जो मिट्टी बताई मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को, और जय हिंद जय भारत।